वेरियस मेंबर्स। वेरियस मेंबर्स मीन्स कौन कौन से मेंबर्स हैं? आपके बीम है, आपका कॉलम है, आपका फाउंडेशन है, आपका स्लैब है। इस तरह डिफरेंट मेंबर्स से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसी का एक पार्ट है कॉलम। कॉलम क्या है? इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर which bear the compressive load which are applied axially। तो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दिख रहा है आपको, कॉलम इज अ स्ट्रक्चरल इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की टर्म्स में बात करें, इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट। वर्टिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ये। दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल है, that transmits to compression the weight of the structure above to the two other structural elements below। ठीक है, तो ये आपका कॉलम हो गया। फिर है, फॉर द पर्पस ऑफ विंड और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग कॉलम्स में बी डिजाइन टू रेजिस्ट लेटरल फोर्स। अगर ये आप जब डिज़ाइन पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, तब आपको पता चलेगा कि कॉलम का डिज़ाइन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं। हर एरिया विंड और अर्थक्वेक प्रोन जोन नहीं होता, तो द एरिया विच आर अंडर द विंड और अर्थक्वेक जोन, तो अकॉर्डिंग टू द कोडल प्रोविजन हम उसको इसके लिए डिज़ाइन करते हैं। कॉलम्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू सपोर्ट बीम्स और आर्चेस ऑन विच द अपर पार्ट ऑफ वॉल्स और सीलिंग रेस्ट। ये आपको पता है, ये बीम को सपोर्ट करता है। बीम जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, आर्चेस के फॉर्म में भी हो सकती है। अ कॉलम इज अ रिलेटिवली लॉन्ग स्लेंडर मेंबर लोडेड इन कंप्रेशन। ये कैसा है? सिलेंडर मेंबर है। फिर व्हेन अ परफेक्ट कॉलम इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स, the only deformation that takes place is a shortening of the column। अगर कोई कॉलम है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉलम है, परफेक्ट कॉलम मीन्स इट इज एबल टू बियर द कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स, तो उसमें डिफॉर्मेशन का केवल कारण क्या हो सकता है? So the only reason for deformation in the column is shortening of the column। कॉलम क्या हो जाए? कॉलम की शॉर्टनिंग हो जाए। फिर फॉर लो वैल्यूज ऑफ एफ, if the column were to be deflected laterally by a force perpendicular to the column and the lateral force were thereafter removed, the column would return to its straight position even with the force F remaining in place। ये वाला पॉइंट आया आपको समझ में? if the if the column if the column were deflected laterally by a force perpendicular to the column, कोई लेटरल फोर्स आपने लगाया कॉलम में जिसके कारण उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या बोल रहा है, जब आप लेटरल फोर्स को रिमूव कर लोगे तो आपका जो कॉलम है वो स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अप्लाइड लोड एफ। दिस इंडिकेट्स अ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर वो ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये स्टेबिलिटी। इफ द लोड एफ वेयर इंक्रीज्ड, अगर लोड एफ आप इंक्रीज कर दें, देयर इज अ वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच व्हेन द लेटरल लोड इज रिमूव्ड द कॉलम वुड रिमेन इन द डिफॉर्म्ड शेप। अगर आपने एफ की वैल्यू बढ़ा दी तो क्या होगा? कॉलम क्या हो जाएगा? इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लेटरल लोड द कॉलम विल बी इन डिफॉर्म्ड शेप। दिस कंडीशन इज रेफर्ड टू एज बकलिंग। और ये जो डिफॉर्म शेप में कॉलम है तो उस कंडीशन को आप बोलोगे बकलिंग। एंड द कॉलम इज सेड टू हैव फेल्ड फ्रॉम स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंडीशन आ जाती है कॉलम में फेलियर की। दिस इज द कंडीशन फॉर फेलियर इन कॉलम। इसको आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कॉलम बकल हो गया है तो आप बोलोगे फेल हो गया है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब साइट पे विजिट करने जाता है तो उसको अगर फेलियर एनालिसिस के लिए बुलाया गया है
कॉलम में अगर आपको बकलिंग दिखाई देती है तो आप क्या बोलोगे कि स्ट्रक्चर फेल हो गया है। बकलिंग कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन सिंपल टर्म्स एज बेंडिंग और बोविंग ऑफ कॉलम ड्यू टू कंप्रेसिव लोड। जैसे हम बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर होता था, उस पर हम परपेंडिकुलर लोडिंग करते थे, तो क्या होता था, वो ड्यू टू लोडिंग, अगर उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है उससे लोड एक्सीड करता था तो उसमें टेंडेंसी होती है कि वो बेंड कर जाती है। इसी तरह कॉलम क्या होता है, ये बकल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं ये, या बेंड, उसको हम बेंड सिंपल टर्म्स में क्या बोलेंगे, बेंडिंग या बोइंग ऑफ कॉलम। और ये बेंडिंग और बोइंग क्यों होंगे, ड्यू टू कंप्रेसिव लोड होगी। अब एक टर्म आती है स्लेंडरनेस रेशो। ये स्लेंडरनेस रेशो क्या है? Slenderness ratio is a measure of how long the column is compared to its cross section's effective width, resistance to bending or buckling. The slenderness ratio is the column's effective length divided by the radius of gyration. तो स्लेंडरनेस रेशो क्या है कि कॉलम की कितनी थिकनेस है या उसका कितना क्रॉस सेक्शन है जो कि रेजिस्ट कर सकता है बकलिंग और बेंडिंग को, इसलिए स्लेंडरनेस रेशियो की आवश्यकता पड़ती है। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ व्हाट इज बकलिंग? फेलियर मोड ऑफ कॉलम। फेलियर क्यों होगा कॉलम में? क्योंकि उसमें बकलिंग होगी। बकलिंग अभी हमने समझी क्या होती है, वेन अ स्लेंडर, स्लेंडर आप समझ गए, कॉलम की बात कर रहा है। वेन अ स्लेंडर मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, इट में फेल बाय कंडीशन कॉल्ड बकलिंग। तो उसमें क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है बकलिंग के कारण। बकलिंग का रीजन अभी हमने देखा। बकलिंग इज नॉट अ फेलियर ऑफ द मटीरियल इटसेल्फ एज is yielding and fracture but is due to the geometric instability of the system। ये बकलिंग के कारण जो फेलियर है वो हम ये नहीं बोलेंगे कि मटेरियल फेल हो गया, वो ज्योमेट्रिकली इनस्टेबल हो गया। ज्योमेट्रिकली इनस्टेबल यानी जितना उस पर लोड लग रहा है वो उस लोड, जिस लोड के लिए वो मेंबर डिजाइन किया गया उससे लोड एक्सीड कर रहा है, तो उसमें इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। नोट दैट बकलिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मटीरियल स्ट्रेंथ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इन्होंने कि बकलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल स्ट्रेंथ। मटीरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है? मटेरियल की स्ट्रेंथ यानी जब आप क्या कर लगाया, आपने कॉलम बनाया और एंड इफ द कॉलम इज मेड अप ऑफ RCC, दैट इज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो आपने उसमें जो रीइंफोर्समेंट लगाया है, जो बार्स लगाए हैं, उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी और उसमें कुछ मटेरियल लगाया उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो बकलिंग जो है इंडिपेंडेंट है उस मटेरियल की स्ट्रेंथ से। हाउ अ कॉलम इज सपोर्टेड गवर्न इट्स बकलिंग स्ट्रेंथ। एक कॉलम को किस तरह सपोर्ट किया जाए वो डिपेंड करेगा उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ पे। इफेक्टिव लेंथ को हम LE से डिनोट कर रहे हैं, अकाउंट्स फॉर डिफरेंसेस इन द एंड सपोर्ट। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ? द इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ the column would be if it were to buckle as a pinned column। इफेक्टिव लेंथ क्या है? इज द लेंथ ऑफ कॉलम, ये कॉलम की लेंथ है, would be if it were to buckle as a pinned column, उसको बकल करना है अगर वो पिन कॉलम है तो। ए डायमेंशन लेस कोफिशिएंट के इफेक्टिव लेंथ फैक्टर इज यूज टू कैलकुलेट दिस। अब देखो इफेक्टिव लेंथ फॉर कॉलम विथ वेरियस एंड कंडीशन। हमें अभी कॉलम की स्टडी पढ़ेंगे, हम करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि कॉलम को हम 4 कंडीशन में पढ़ेंगे। एंड कंडीशन लिखा है, इसके आगे पहली कंडीशन देके रखी है आपको पिंड कॉलम, दोनों तरफ से कॉलम को पिंड से ज्वाइन कर दिया है, तो इस तरह के कॉलम को आप बोलोगे पिंड कॉलम। अब ये फिक्स्ड फ्री कॉलम है। फिक्स्ड फ्री कॉलम यानी एक तरफ से ये जो इसकी लेंथ L दिख रही है आपको, कैपिटल L, ये फिक्स कर दिया है एक तरफ से, ठीक है, और दूसरी तरफ फ्री है, ये कोई सपोर्ट नहीं है।
तो इसको फिक्स्ड फ्री कॉलम बोलते हो आप। तीसरा है आपका फिक्स्ड कॉलम, आपकी जो लेंथ एल है वो दोनों तरफ से इसको सपोर्ट कर दिया, तो ये फिक्स्ड कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम है आपका फिक्स्ड पिंड कॉलम, फिक्स यानी एक तरफ से फिक्स है, दूसरी तरफ से ये पिंड है। तो एल जो है इसका स्पान है, स्मॉल एल, और एल इसका इफेक्टिव लेंथ है। The effective length is equal to the distance between points in the column where movement is zero between pins. पिन के बात करेंगे तो मूवमेंट जीरो होगा। दिस ऑकर्स व्हेन द कर्वेचर ऑफ द कॉलम चेंजेस, जब कॉलम का कर्वेचर चेंज हो रहा है तब होगा ये। द फिक्स्ड फ्री कॉलम इज मिरर्ड थ्रू द फिक्स्ड एंड टू विजुअलाइज दिस। ये आया कैसे, ये हम देखते हैं अभी, डेरिवेशन इसका देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी समझ लो कि कॉलम की क्या कंडीशन है, एंड कंडीशंस क्या है। इफेक्टिव लेंथ एल ई, तो इस केस में जब पिंड है तो ये एल है, जब ये फिक्स्ड है और एक तरफ से फ्री है तो ये देखो 2L हो गया। अब तीसरी कंडीशन है ये एक दोनों तरफ से फिक्स्ड है तो ये 0.5L हो गया, और जब ये एक तरफ से फिक्स्ड एक तरफ से पिंड है तो ये 0.7L हो गया। रिलेटिव बकलिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, 1/L² फॉर सेम L। ये कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके आप रिलेटिव बकलिंग निकालेंगे। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इफ ऑल ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वेयर मास्ड और डिस्टेंस r away from the bending axis, the idealized lump area cross section would have the same moment of inertia I as the actual cross section. इसको बोलते हैं आप रेडियस ऑफ गायरेशन, कि आप एक एरिया कि भाई इतने के लिए इतने मास का एरिया होना चाहिए, तब ये क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ ले पाएगा ये बेंडिंग। तो क्या होगा, उसी के प्रपोर्शन में आप क्या करते हैं, द आइडियलाइज्ड लंप ए क्रॉस सेक्शन एरिया वुड हैव द सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन है उसके बराबर होगा। तो उसको निकालने का I इज इक्वल टू A इंटू आर स्क्वेयर। R is the radius of gyration. There are generally two bending axes to consider, thus two radius of gyration. Rx निकाला है, Ry निकाला है, it is यहाँ से इसी से निकाला ये I, तो ये R क्या हो गया, Ix अपॉन A, और Ry क्या हो गया, Iyy अपॉन A। ये फॉर्मूले से ही आया I इज इक्वल टू AR स्क्वायर से। A magnitude of the load at which buckling would occur. Columns are long cylinder member subjected to an axial compressive force. क्या है ये, लॉन्ग सिलेंडर मेंबर्स हैं, इसमें हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं। जब लेटरल डिफ्लेक्शन ऑन कॉलम इज कॉल्ड बकलिंग, जब लेटरल डिफ्लेक्शन होता है कॉलम में तो उसको आप बकलिंग कहते हैं। द मैक्सिमम एक्सियल लोड that a column can support when it is on the verge of buckling is called the critical load. The load, जब critical load क्या है, on the verge of buckling, कि बस अब ये एंड है, इसके बाद अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी लोड बढ़ाया तो ये बकल करेगा, तो उसको आप क्रिटिकल लोड बोलेंगे। FOS, factor of safety, is a safety margin given in design so that the member will not fail when the load is increased beyond the elastic limit or when the, अब आप ये देख रहे हो ना, ये क्रिटिकल लोड आने के बाद अगर लोड इंक्रीज किया आपने तो क्या होगा, आपका कॉलम बकल हो जाएगा। अब वो बकल ना हो, अगर क्रिटिकल लोड के बाद भी लोड आ जाए तो इस कारण आप एक मार्जिन दे देते हैं कॉलम में, जिसको आप बोलते हो, टर्म नाम दिया आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डिजाइन में हम इसका यूज करते हैं। इसके कारण क्या होता है, द लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, तो भी फेलियर नहीं होगा कॉलम का। नॉर्मली द फैक्टर ऑफ सेफ्टी वेरीज फ्रॉम 1.4 to 3, इसका रेंज 1.4 to 3 है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए P
अल्टीमेट लोड अपॉन पी ऑल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पी, ये अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन होल स्ट्रेस। मैम होल ऑल का मतलब क्या है, पी ऑल? पी एल मतलब पी ऑल यानी सारे फोर्सेस अप्लाइड में। अप्लाई जो हो रहे हैं कॉलम में। और फिर है यूलर बकलिंग फॉर्मूला, ये बोथ द एंड्स आर पिन्ड सो दैट कैन फ्रीली रोटेट एंड कैन नॉट रेजिस्ट अ मूवमेंट। क्या बोल रहे हैं, जब दोनों एंड फिक्स हो, जो अभी अब ऊपर देखा था डायग्राम, 4 कंडीशंस देखी थी, उसमें एक कंडीशन थी दोनों एंड कैसे थे, पिन से ज्वाइन कर दिए थे। तो क्या होता था उस कंडीशन में, फ्रीली रोटेट तो हो सकते थे पर मूवमेंट नहीं ले सकते। पिन एंड क्या कर सकता, रोटेट हो सकता है पर मूवमेंट नहीं ले सकता। तो क्या होता है उस केस में, द क्रिटिकल लोड पी आर रिक्वायर्ड टू बकल द पिन कॉलम इज दिस। ये अभी मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, अभी समझ लो कि कॉलम क्या होता है, उसमें फेलियर किस तरह से होते, क्या लोडिंग होती, क्या बकलिंग होती। उसके बाद अब इसके बाद नेक्स्ट हम डेरिवेशन पे आएंगे, अजम्पशंस या लिमिटेशंस ऑफ यूलर फोर्स। अब यूलर फोर्स फॉर्मूला आपको पढ़ाऊंगी मैं, तो उसकी लिमिटेशन आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आती है कई बार लिखने के लिए, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूलर फॉर्मूला। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या लिमिटेशन है, तो हो सकता है which of the following are not the limitation of Euler formula, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए। या तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, चौथा ऑप्शन अलग दे देंगे, या फिर विच आर द लिमिटेशन ऑफ यूलर फॉर्मूला, इसको ए बी सी डी 1 2 3 करके ऑप्शन में भी दे सकते हैं। तो ये आपको मालूम होगी तो आप जान पाओगे। तो क्या है इसकी लिमिटेशन, एक्सियली लोडेड कॉलम, कॉलम शुड बी एक्सियली लोडेड। फिर कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट, आप मानते हो कि कॉलम कैसा है, परफेक्टली स्ट्रेट है। आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल, मटेरियल जो आपने यूज किया है वो भी आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस है, ठीक है। मटेरियल बिहेव्स विद इन इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी हम 3 पढ़ते ना कोफिशिएंट, क्या है इलास्टिक प्रॉपर्टीज के, ई सी और जी, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, उनके विद इन ये बिहेव कर रहा है। बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम सपोर्ट्स आर पिंड, बोथ एंड उसके पिंड है। मैम पॉइजन रेशियो भी तो आता है ना उसी में। पॉइजंस रेशो तो क्या होता है आप बताओ। मैम वो भी तो उसी में आता है ना, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी और उसी। अभी मैं इस इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ, पॉइजंस रेशो क्या होता है बताओ आप। lateral strain by longitudinal strain. lateral to longitudinal और ये क्या होता diameter. है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। Stress by strain. ये स्ट्रेन है। आता नहीं, अभी हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, पॉइजंस रेशो पार्ट है उसका, पर इलास्टिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। हाँ जरूरत होगी तो लगा सकते हैं हम, कुछ कन्वर्जन करना है तो। लॉन्ग स्लेंडर मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स आर कॉल्ड कॉलम, ठीक है। लॉन्ग स्लेंडर मेंबर्स हो, उनमें एक्सियल लोड बनाया लगाया आपने, तो आप बोलोगे कॉलम है। फिर लेटरल डिफ्लेक्शन कॉल्ड बकलिंग, अभी देखा हमने लेटरल डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, जो लोड एक्सियल लोड लगाया उसके अदर देन जो लोड लगाया उसके कारण लेटरल डिफ्लेक्शन हो रहा था। जब एफ लोड अपना एक्सीड हो गया उसकी लिमिट से, तो लेटरल लोड हटाने के बाद भी क्या हो रहा था, बकलिंग हो रहा था। लेटरल डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड बकलिंग। फिर मैक्सिमम एक्सियल लोड अ कॉलम कैन सपोर्ट व्हेन ऑन द वर्ज ऑफ बकलिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल लोड। ऑन द वर्ज है मतलब लास्ट पॉइंट है, अब इसके ऊपर बढ़ा है तो ये फेल हो जाएगा, उसको आप बकलिंग के कहेंगे। तो ये आपका प्रेजेंटेशन है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं।
है।